सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। जिस गली में मुड़ जाऊं बस तेरा ही दीदार है। जिंदगी का हीरो है वो तुझ पे जो सवार है। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प, नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। सबों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सबों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। हेलो हेलो हेलो, टूट नहीं रहा है क्या? अरे तोड़ कौन रहा है यार? 1 रुपया फंस गया मेरा। तोड़ना यार, 1 ही रुपया तो है। अच्छा 1 ही रुपया है, चल तू दे दे दे। मनुष्य को गुस्सा क्यों आता है? ये क्या है? बाबा जी का वीडियो 1 ही रुपए का है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में शांति। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए, आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। अच्छा अच्छा स्टॉप फिजिटिंग। शगुन का 1 रुपया नहीं रखा? हाँ? मारूंगी। चलो कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन। शगुन कहाँ है? 1 रुपए का ही है। देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में सुपर हिट। बालों की समस्या से क्यों हो परेशान? बच्चा खाए या जवान, सबका इलाज होगा एक समान। सिर दर्द और कब्ज होंगे 3 दिन में छूमंतर। न जादू न टोना, है केवल आयुर्वेदिक तंत्र। नाड़ी वैद्य हूं मैं, आयुर्वेद का कमाल देखना। ला इलाज हो कोई भी बीमारी, जड़ से होगा उसका इलाज देखना। कमजोरों के लिए बना दिया है ऐसा रसायन, खाकर उसको जीवन का आनंद देखना। देखिए कायाकल्प, नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्या के साथ रोजाना दोपहर 3 बजे सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। 1 रुपया नहीं है बॉस। 1 रुपया नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, 1 रुपए में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा 1 रुपया चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो क्या है ये? वीडियो है 1 रुपए में। देखो देखो पूरा देखो।
देखो वीडियोस 1 रुपए में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। 1 रुपए में फुल मस्ती। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ। आप देख रहे हैं प्राइमेट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बीजेपी संसदीय बोर्ड की बैठक में टीम मोदी के नाम पर आम सहमति बन चुकी है। सूत्रों की माने तो पार्टी कल टीम मोदी का ऐलान करेगी। ऐलान के बाद पार्टी अपने आगामी एजेंडे पर तेजी से काम करेगी। मोदी खुद आक्रामक शैली में नेता के रूप में आगे आएंगे। ऐसे में उनकी टीम में ऐसे चेहरे होने की खबर है जो कांग्रेस के वार का जवाब उन्हीं के अंदाज में उन्हें देंगे। दो 2014 चुनाव में जीत के लिए मुकम्मल तैयारी करने के लिए बीजेपी बैठक पर बैठक कर रही है। बीते 18 दिनों में संसदीय बोर्ड की 3 बैठकों के बाद आखिरकार बीजेपी ने अपना गेम प्लान तैयार कर लिया। बीजेपी को चुनाव अभियान समिति की मदद के लिए 4 कमेटियों का गठन करना है। इन कमेटियों के लिए संभावित चेहरों पर राजनाथ सिंह, आडवाणी और मोदी में आम सहमति बन चुकी है। हालांकि पार्टी की तरफ से अभी तक आधिकारिक ऐलान नहीं किया गया। शुक्रवार को बीजेपी अपने संभावित नामों का ऐलान कर देगी। सूत्रों की माने तो मोदी की टीम में उनके करीबी अमित शाह के साथ अनंत कुमार, मुख्तार अब्बास नकवी, राजीव प्रताप रूडी, थावरचंद गहलोत, रामलाल, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, सुधांशु त्रिवेदी और रविशंकर प्रसाद को शामिल किया जा सकता है। स्मृति ईरानी को भी जगह मिल सकती है। मोदी की टीम नए और पुराने नेताओं के घाल से बनी है। बीजेपी अब इलेक्शन मोड में आ चुकी है। चुनाव के लिए बिसात बिछाने का काम हो रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या अब बीजेपी में सब कुछ ठीक है? क्योंकि जिस तरह से पिछले 2 सप्ताह में आडवाणी, राजनाथ से लेकर मोदी तक ने संघ के दरमियान यानी हेडक्वार भवन में हाजिरी लगाई, उसके बाद संभावित चेहरों पर सहमति बनाना यह दर्शाता है कि पार्टी में अंदरूनी कलह कहीं न कहीं तो जारी है। न्यूज डेस्क, चैनल 1 न्यूज। चर्चा को शुरू करते हैं। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका तारुफ हम करवाते हैं। हमारे साथ रूप चौधरी जी जुड़े हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। इसके अलावा अग्निवा दुबे जी हमारे पॉलिटिकल एडिटर भी हमारे साथ हैं। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार मनोज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगा रूप चौधरी जी साहब से। रूप चौधरी जी, ये जो लगातार अब यूपी को देख करके पूरी टीम आपकी तैयार हो रही है, हालांकि कल इसका ऐलान हो जाएगा, आपको क्या लगता है, ये क्या आप भी इस बात को मानते हैं कि मोदी बनाम राहुल गांधी ये पूरा चुनाव बन जाएगा? पर्सनालिटीज का चुनाव है कि विचारधारा का चुनाव आप इसे मानेंगे? देखिए, मोदी जी की तुलना राहुल गांधी जी से करना तो मैं समझता हूं मोदी जी को छोटा करना है। अभी राहुल जी का कोई ऐसा काम नहीं कि जिसको उदाहरण दिया जा सके। वो ना तो किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, ना केंद्र में वो कभी मंत्री रहे हैं। उन्होंने केवल एक वो बड़े परिवार के से नाता रखते हैं, इसलिए राहुल गांधी की कांग्रेस में आरती होती है। मोदी जी ने अपने काम से जनता में पहचान बना के, जनता की सेवा करके और एक विकसित राज्य गुजरात को दिखाकर अपने काम से अपने आप को साबित किया है। दूसरी बात जो आपने कहा कि चुनाव की तैयारियां, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे देश में पूरी तैयारी के साथ, दमखम के साथ, अपने कार्यकर्ताओं के साथ और बूथ स्तर तक की अपनी कमेटियां बनाकर के कौन कौन लोग एजेंट होंगे, कौन बूथ पे बैठेंगे, कौन पर्चियां बांटेंगे, कौन, हमारी सारी तैयारियां, कभी भी चुनाव करा ले, कांग्रेस कभी भी आज घोषित कर दे, हम लोग तैयार हैं, अगली सरकार हमारी होगी। मनोज साहब, इतनी आसानी से रूप चौधरी जी ने अपनी बात रख दी जैसे कुछ है ही नहीं पार्टी के अंदर, सब आराम से हो रहा है। ये भी है कि 2-3 बार जितनी ये भी मीटिंग्स हुई हैं, कुछ प्रत्यक्ष रूप से निकल करके नहीं आया, निर्णय लेने की स्थिति नहीं रही थी, वो बात एक अलग है। क्या इतना आसान आपको दिखता है बीजेपी की राज इतनी आसान रूप चौधरी जी को लग रही है? अब देखिए, चुनाव का वक्त है। लोकसभा चुनाव अगले साल मार्च अप्रैल में होंगे। उससे पहले 4 या 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं। लेकिन जिस तरीके से पिछले 4-5 महीनों के दरमियान भारतीय जनता पार्टी में जो घटनाक्रम हुआ उससे कोई बहुत अच्छा मैसेज नहीं गया। लेकिन अभी शांति जरूर है, क्योंकि अंदर की तमाम खबरें अभी नहीं है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जो स्टॉलवर्ट लाल कृष्ण आडवाणी हैं, क्योंकि विवाद उन्हीं के इर्द गिर्द हुआ था और नवागंतुक एक तरह से नवोन्मेषी नरेंद्र मोदी जिस तरीके से भाजपा के एक तरह से चेहरा बने हैं, पोस्टर बॉय बने हैं,
तो उसके बाद से जो है अभी दोनों का जो समीकरण है बाहरी तौर पे तो यही दिखाई देता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी या मौजूदा जो यूपीए शासन के जो मुद्दे थे, भ्रष्टाचार के, महंगाई के और संसद में जो गतिरोध बना रहा तमाम मुद्दों पर, उन मुद्दों को लेकर के मुख्य विपक्षी दल पार्टी ने कुछ ऐसा जनमत नहीं तैयार किया है जिसे ये मैसेज जा सके कि कांग्रेस पार्टी का बिल्कुल एक विकल्प सबसे मुख्य विपक्षी पार्टी भारतीय जनता पार्टी दे रही है। अभी तक के जो संकेत आए हैं उससे तो यही लग रहा था कि नरेंद्र मोदी के पर्सनालिटी जो है वो ज्यादा अहम है और भारतीय जनता पार्टी का जो एक विपक्ष के रूप में जो रोल है वो सेकेंडरी है। तो ऐसी स्थिति में नरेंद्र मोदी जगह जगह जो अभी भी जा तो जरूर रहे हैं क्योंकि वो चुनावी टीम के कप्तान बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी ऐसा यही लग रहा है कि ये लड़ाई कांग्रेस वर्सेस नरेंद्र मोदी ज्यादा है, न कि भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस है। और जैसा कि अपुष्ट सूत्रों से जो भाजपा के जो मुख्य नियंता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उनके तरफ से भी ये निर्देश आया है नरेंद्र मोदी के लिए कि आप इस तरीके का बॉडी लैंग्वेज न दें, इस तरीके का जेस्चर न दें जिससे ये लगे कि कांग्रेस पार्टी की नरेंद्र मोदी से लड़ाई हो रही है। यह लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच है। लेकिन अगर नरेंद्र मोदी की चर्चा यदि हम करें तो यह जरूर है कि पहले उनका जो एरोगेंस है वो साफ दिखता था कि वो देश में अपने आप को स्थापित करने के लिए वो पूरा जो है एक तरह से अपना सारा मोर्चा खोल चुके हैं। लेकिन 2 दिन पहले जो नरेंद्र मोदी का बयान उड़ीसा में आया कि वह जो है वो पार्टी को जो है सत्ता में लाना चाहते हैं, न कि वो प्रधानमंत्री की जो है पद की इच्छा रखते हैं, तो इससे मुझे लगता है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक आरामदायक स्टेटमेंट है। कुल मिला जुला करके आने वाले दिनों में ये लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी की जो ये नई टीम बनी है वो कितना व्यापक सरोकारों के साथ, कितने बड़े राष्ट्रीय एक माहौल के साथ जो है कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलने जा रही है। क्योंकि कांग्रेस पार्टी को हराना अभी कई रणनीतिक तरीके से भी भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे भी दुश्वार लग रहा है। अग्निमा जी, ये जो टीम की बात हो रही है, आपको क्या लगता है कोई इसमें कोई चौंकाने वाला चेहरा आप उम्मीद करेंगे, कयास अगर लगाया जाए? क्या लगता है कोई और इसमें ऐसा नाम, जैसे अमित शाह का नाम ले लिया गया था यूपी का प्रभारी बनाने के लिए, किसी ने उम्मीद नहीं की थी क्योंकि यूपी से कहीं सरोकार नहीं है अमित शाह का, पर फिर भी आपको लगता है ऐसा कोई चौंकाने वाला नाम आएगा? वैसे जो प्रभारी बनते हैं जरूरी नहीं होता, सिद्धार्थ में जानकारी दूं कि पार्टियां नॉर्मली जो दूसरे राज्य के नेता होते हैं उनको बनाते हैं, क्योंकि ताकि जो उस राज्य नहीं उसका है कि नहीं उसका रीजन होता है बेसिकली, चाहे कांग्रेस भी हो, उसका ये होता है कि अगर उसी राज्य का प्रभारी बनाया जाता है तो वो ज्यादा उसकी जो इंटरनल जो स्थानीय जो राजनीति है ना उससे प्रभावित होता है वो एक आमतौर पर। इसलिए अमित शाह का नाम अपने आप में चौंकाने वाला हो सकता है, लेकिन बाहरी होना ये हमेशा आमतौर पर पार्टी प्रेफर करती है। दूसरा ये है कि बीजेपी की जो कमेटीज की आप बात कर रहे हैं इसकी घोषणा कल हो जाएगी, तो ये बीजेपी पहले भी बनाती रही है और अब भी बना रही है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा देखने वाली बात नहीं है। मोटे तौर पे ये तय हुआ है कि जो महासचिव हैं जितने, उनको हेड बनाने की बात हुई है। 1-2 हो सकता है कि कहना चाहिए कि उपाध्यक्ष वगैरह जैसे उमा भारती हैं उनको क्या किसी कमेटी का बनाया जाएगा, या 1-2 नाम ऐसे और हैं जैसे मुख्तार अब्बास नकवी, या ये एक कमेटी के सदस्य के रूप में रहेंगे। तो बीजेपी ने मन ये बनाया है कि महासचिवों को जिम्मेदारी कमेटी की दी जाएगी और उनके नीचे बाकी के जो लोग हैं वो काम करेंगे। 1-2 नाम हो सकता है इधर उधर हो, तो ये तय हुआ है मोटे तौर पे। और जो नाम आ रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि संगठन के जो मेन लोग हैं वो सभी एडजस्ट हो जाएंगे इन कमेटियों में। रूप सिंह जी, क्या आपको लगता है युवाओं की बात नरेंद्र मोदी हमेशा करते हैं, फेसबुक की बात हमेशा करते हैं, भाषण भी जब देते हैं तो युवाओं को आगे रखते हैं, तो इस टीम के अंदर युवाओं की तरजीह आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप खुद भी अभी एक अर्ली स्टेज के ऊपर आप भी युवा नेता ही हैं अगर देखा जाए, कैसे आप देखते हैं? आपको लगता है कि युवाओं को उतनी तरजीह मिल रही है आपकी पार्टी में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और ये किसी परिवार की या वंश की पार्टी नहीं है जी। भारतीय जनता पार्टी एक देश में ऐसी पार्टी जहां एक किसान का बेटा भी, एक अध्यापक का बेटा भी राष्ट्रीय अध्यक्ष तक बन सकता है। यहाँ गरीब से गरीब व्यक्ति का, किसी दलित परिवार से आया हुआ कार्यकर्ता भी हमारी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकता है, किसी प्रदेश का मुख्यमंत्री हो सकता है, वो प्रधानमंत्री भी हो सकता है। हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं में चयन होता है, जो कार्यकर्ता काम अच्छा करते हैं, आगे बढ़ के अपने आप आ जाते हैं, वो किसी चापलूसी या भ्रष्टाचार या दूसरे गलत रास्तों को उनको अख्तियार नहीं करना पड़ता, वो स्वतः अपनी मेहनत के बल पर आगे आते हैं और उसी तरह से हमारी पार्टी में कार्यकर्ताओं का चयन होता है। हमारे यहाँ रातों रात किसी को नेता नहीं बनाया जाता, यहाँ कोई राजकुमार या महारानी साहिबा। सर, जो असंतोष आपकी पार्टी में लगातार हम देख रहे हैं कि आडवाणी जी जब है वो एक खेमेबाजी लगातार जो आती है, वो असंतोष क्यों हो रहा है? वो असंतोष नहीं है, क्यों एक निर्णय फटाफट पार्टी नहीं ले? वो
पार्टी का लोकतंत्र है। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। मैं आपको बता रहा हूं, आपको विस्तार से बता देता हूं। भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है, यहां सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। दूसरी पार्टियों में कांग्रेस हो या मुलायम सिंह जी की पार्टी हो, चाहे मायावती जी की पार्टी हो या लालू यादव जी की पार्टी हो या पासवान जी की पार्टी हो या चौटाला जी की पार्टी हो, वो परिवार की पार्टियां हैं, वहां कोई उनके सामने बोल ही नहीं सकता। हमारे यहाँ लोकतंत्र, हमारे यहाँ अपनी बात कहने का सबको अधिकार है। हम लोग कहते, चर्चा करते हैं, फिर उसको निर्णय करते हैं। मनोज जी, क्या ये बात बिल्कुल सही आपको दिखती है? क्योंकि प्रिंसिपली ये अडवाणी को बाईपास कर पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। नहीं, अडवाणी जी किसने बाईपास किया? अडवाणी जी आज भी हमारी पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं में, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे आदरणीय मुरली मनोहर जोशी जी हो, उनका जो सम्मान है, उनका हमारे सारी पार्टी गोवा के बाद चला है। नहीं, आज भी आप देखेंगे, चाहे हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी हैं, आज भी उनके अडवाणी जी के, डॉक्टर जोशी जी के पैर छूते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं। हमारी पार्टी में जो बड़ों का सम्मान है और कहीं नहीं है जी। ऐसा है मनोज जी? बिल्कुल है ऐसा। प्रिंसिपली भारतीय जनता पार्टी जो पार्टी विद डिफरेंस कहा करती थी, इन्हीं वजहों से था। सामूहिक, चाहे वो नेतृत्व की बात हो, आंतरिक लोकतंत्र हो, या जो भाई भतीजावाद या परिवारवाद से दूर हो, इससे इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में भी कुछ नेता विशेष या जाति विशेष के नेता ने भी अपने पुत्रों को प्रमोट करने की एक तरह से एक परंपरा शुरू कर दी है। ये मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, ऐसे जो है नेता पुत्र जो है भारतीय जनता पार्टी में भी स्थापित होने लगे हैं। दूसरी बात ये कि जो पार्टी आंतरिक अनुशासन के लिए जानी जाती थी, आज भी अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होता है तो पार्टी के पास विकल्प नहीं होते, कांग्रेस की राह पर चल और वही कुटपिटे मोहरों को जो है अध्यक्ष बनाया गया, इसके लिए भी नाम लेने की जरूरत नहीं है। और जो आडवाणी और वाजपेयी के टाइम में जो पार्टी का आदर्शवाद था, इवन कि ठीक है, इनकी विचारधारा जो थी सो थी, क्योंकि भारतीय लोकतंत्र में संविधान में इस बात का प्रतिबंध नहीं है कि इस देश में जो है पहचान की राजनीति नहीं होगी। आज भी सारी पार्टियां, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो या जितने क्षेत्रीय दलों का नाम जो परिवारवाद के एक मुखिया चलाते हैं, जिनका अनुरूप सिंह ने जिक्र किया, सब ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने वाली पार्टी, किसी का जाति के नाम पर, किसी का धर्म के नाम पर, किसी का भाषा के नाम पर, किसी का क्षेत्र के नाम पर, किसी का परिवार के नाम पर ये पार्टियां चल रही है, क्योंकि संविधान में इस पर प्रतिबंध नहीं है। तो उस लिहाज से तमाम पार्टियां एक दूसरे को काउंटर करती हैं और इसी बीजेपी के अंदर भी आप देखते हैं। हाँ, बीजेपी में भी है, और इसी आधार पर वो अपने वर्ग शत्रु का चुनाव करती है। चलिए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी हिंदुओं की पार्टी कहा जाता है, वर्ग शत्रु उनका मुस्लिम है। कोई जातिवादी पार्टी है तो उनका वर्ग शत्रु अगली जाति है। कोई जो है खानदानी पार्टी है तो उनका वर्ग शत्रु जो है वो एक तरह से सो कॉल्ड जो है। ये भी चुनौती है कभी बीजेपी के अंदर, इस बात से भी निपटना अपने आप में एक चुनौती होगी, जैसा आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए चुनौती है और कई हद तक पार्टी ने इस चीज को आगे बढ़ाया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो 2000 चुनाव में हार हुई, उसमें उन्हें बहुत कड़ा सबक लेना चाहिए था कि कहीं ना कहीं उनके सोशल इंजीनियरिंग में कमी है। आज वो रूरल एरियाज में या लोअर डाउन टोडन तबके को आज भी वो मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाए हैं। और आज भी भारतीय जनता पार्टी तमाम अच्छाइयों के बावजूद आज भी यह भी एक वर्ग विशेष की पार्टी है। आज भी इसकी ऑल इंडिया राष्ट्रीय पहचान नहीं है, इसमें कुछ विचारधारात्मक खामियां। क्या जेडीयू के जाने से आहत हुई ये चीज और ज्यादा? देखिए, जेडीयू का जाना भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा विफलता का द्योतक है। भले कुछ लोग नेता जश्न मना रहे हो, मोदी के जो बहुत बड़े कट्टर समर्थक हैं उन्हें ये लग रहा हो कि रास्ते का रोड़ा हट गया, लेकिन आप एनडीए का कुनबा नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे सत्ता प्राप्त करेंगे? रूप सिंह चौधरी, क्योंकि एक पार्टी का दौर चला गया। कैसे आप देखते हैं? ये तो सीधे आपके ऊपर बात करेंगे। देखिए, मैं मनोज जी को बात का जवाब देना चाहूंगा। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी में भी नेता पुत्रों की एक वो आ गई है, मैं इससे बिल्कुल सहमत नहीं हूं। अगर कांग्रेस में देखेंगे तो वहां मृतक आश्रित कोटे में जिस तरह से सरकारी विभाग में नौकरियां मिलती हैं, वैसे ही नेताओं का समायोजन हुआ है। एक लंबी सूची है जो आज उनके मंत्रिमंडल में भी है, चाहे उनके सांसद भी हैं। अनेक ऐसे हैं कि जिनके पिता राजनीति में थे, उनके पुत्र मृतक आश्रित कोटे में वो कांग्रेस में जगह पा गए हैं। परंतु भारतीय जनता पार्टी में आप हमारे सारे मुख्यमंत्री देख लीजिए, चाहे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान शिवराज सिंह जी चौहान, फिर भी कंसेंसस कहां है आपकी पार्टी में? बात सुनिए, गोवा के बाद देखिए ना, रमन सिंह जी हो, चाहे गोवा के मुख्यमंत्री हो, चाहे हमारे दूसरे लोग हो, चाहे मोदी जी हो, सारे लोग साधारण घरों से आए हैं, अपनी मेहनत के दम पे आए हैं और किसान के और साधारण परिवारों के बेटे हैं। उन्होंने अपने आप को साबित किया। हमारे
रूप सिंह आज मैं आपसे वही कह रहा हूँ, आज भी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जरा उनको बता दीजिए कि उनके नहीं, देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष राजनाथ सिंह जी ने पिछली बार अपने पुत्र को टिकट देने का बहुत प्रयास किया था, लेकिन नितिन गडकरी ने उन्हें टिकट नहीं दिया। आप जो जितने मुख्यमंत्री देखिए, उनके पुत्र जिनका नाम है पंकज सिंह जी, पिछले 15 वर्षों से लगातार पार्टी में सक्रिय हैं, युवा नेता के रूप में काम कर रहे हैं। क्या कोई बैन थोड़ी है? अगर किसी नेता का मेहनत करेगा, लेकिन आज कई ऐसे भारतीय क्या है? चलिए सर, छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पे लेना, ब्रेक के बाद में हम लौटते हैं, इस चर्चा को यहीं से शुरू करेंगे जहां हम छोड़ के जा रहे थे। बात करेंगे कि किस तरह से आगे जो ध्रुवीकरण की भी बात की जा रही है, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि गुजरात मॉडल की भी बात है, ध्रुवीकरण की भी बात है, इन सब फैक्टर्स पे मार है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं यार, वो सामने ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या ये वीडियो है? ₹1 में। देखो देखो पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आप सभी का। ब्रेक के बाद में लगातार हम चर्चा कर रहे हैं कि किस तरह से अब टीम मोदी तैयार होगी और टीम मोदी के अंदर क्या ऐसे चेहरे हमें देखने को मिलेंगे जो वाकई बहुत ज्यादा रेवोल्यूशनरी होंगे या ऐसे होंगे जो जनता को समझ सकेंगे या कर सकेंगे। अग्निमा जी, मैं आपको यहां पर लाना चाहूंगा। पिछली बार जब कुछ लोग, जब टीम मोदी की बात हुई थी, ऐसे नाम उसके अंदर लिए गए थे जो बहुत ज्यादा जिन्होंने कुछ किया नहीं है। जैसे अगर हम नकवी साहब की भी बात करें तो रामपुर से आते चुनाव वो हार चुके हैं। स्मृति ईरानी की हम बात करें तो खुद ही एक बार नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयान दे चुकी हैं। ऐसे तमाम ऐसे लोग हैं जो बहुत ज्यादा कुछ पॉलिटिकल जिनका वो नहीं है। तो क्या यहां पर मौका चूक रही है बीजेपी अपने बड़े नेताओं को साइड में रख करके? ऐसा लगता है आपको कि नहीं? नहीं, मुझे ऐसा लगता नहीं है कि बीजेपी किसी अपने जो नेता हैं या उनकी जो टीम है उनमें से किसी को साइडलाइन करने जा रही है। मुझे नहीं लगता ऐसा कोई बहुत बड़े किसी हस्ती को साइडलाइन कर देगी अपनी पार्टी की, मुझे नहीं लग रहा है। दूसरा यह है कि बीजेपी की आप समझिए मुश्किल क्या थी, सबसे पहले चुनौती क्या थी सबसे बड़ी, उससे वो निपट रही है अभी। पहले जो चुनौती ये थी कि एकजुट चेहरा दिखाने की, चाहे संघ के साथ हो चाहे बीजेपी के अंदर के साथ, अंदर के राजनीति जो उनकी चल रही है उसमें उनकी सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में वही है। और अभी फिलहाल जो बीजेपी की, जो मैं इतने समय से कवर किया, तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि वो रणनीति उसको अपने कहना चाहिए उससे लड़ रही है अभी, और उसके लिए क्रमवार तरीके से हर जो एक तय किया गया है। किसी निर्णय पे आने में भी वक्त लग रहा है? निर्णय मुझे नहीं लगता कि निर्णय में आने में वक्त लग रहा है। पहला निर्णय ही तो ये था कि मोदी को प्रचार कमान तो वो उनको सौंप दिया गया है। अब बहुत ज्यादा वक्त हुआ नहीं है उसको सौंपे हुए। अब कमेटी बन रही है, ये भी बन जाएंगी। कल तक आप देखेंगे कि अगर आज हम किसी पे बहस करेंगे तो वो कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि वो कल अनाउंस हो जाने वाली है। उसके बाद क्या नाम होते हैं, क्या हटते हैं, वो कल का विषय है। लेकिन बीजेपी की जो कोशिश है वो उस पर कैसे नामों को प्रमोट करने की कोशिश होगी? आप नहीं, नाम नहीं है, जो आपके संगठन, मैंने कहा महासचिव जो है, जो टीम में लोग हैं उन्हीं को दिया जाएगा ना, बाहर से तो किसको लाया जाएगा? जो लोग हैं उन्हीं को दिया जाएगा। चाहे राज्य स्तर में भी जो नेता संगठन से जुड़े हुए हैं या मंत्री बने हुए हैं उनको जिम्मेदारी स्टेट लेवल पे जो रहेगी वो रहेगी। बाकी जो राष्ट्रीय स्तर पे इतनी बड़ी टीम है बीजेपी की अपनी, उन्हीं में से दिया जाएगा। कोई नया चेहरा मुझे नहीं लगता कोई लाया जाएगा। हाँ, यह है कि सही जगह पे सही चेहरा बैठाने वाली बात है ना। सही जो कमेटी है उसमें वो जो जिस नेता को जिम्मेदारी दी जाएगी वो उसके काबिल है या उसमें रुचि रखता है या उसको उसकी जानकारी है, तो सही जगह पे सही कमेटी में सही लोगों को बैठाना ज्यादा चुनौती है। कौन है उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा। मनोज जी, बड़ा सवाल यहां पर यह भी है, ये बात लगातार सब लोग कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को लाकर के हिंदू वोटों का ध्रुवीकरण करने की बात हो रही है, उनको मोबिलाइज करने की बात हो रही है। क्या लगता है कि एकमात्र विकल्प अब बीजेपी के लिए बिहार और यूपी के अंदर सीट बढ़ाने का एकमात्र यही विकल्प है कि ध्रुवीकरण किया जाए?
अब पता नहीं ये ध्रुवीकरण कहां तक उनका एक तरह से सही सफल साबित हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है, जब एनडीए में अब कुछ बचा नहीं है ज्यादा, उत्तर प्रदेश में मुझे लगता है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर का इशू बनाया और वहां पर बसपा के साथ मिलकर करीब 3 बार सरकारें बनी और बाद में भारतीय जनता पार्टी वहां एक्सपोज हुई, न केवल राम मंदिर के वादे को लेकर के बल्कि वहां की जो गवर्नेंस का जब वो हिस्सा थी मायावती का, तो बहुत सारे भ्रष्टाचार के आरोप लगे और वह डिलीवर नहीं कर पाई उत्तर प्रदेश में। आज ठीक है कि आज बीजेपी के कई शासित राज्यों की चर्चा होती है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो या बिहार का जो उसका अलायंस रहा, लेकिन उत्तर प्रदेश में जब शासन में आई भारतीय जनता पार्टी तो लोग कई तरीके से निराश हुए और सामाजिक समीकरण वहां इस कदर उल्टा बैठा, चाहे वो भाजपा की रणनीतिक भूल रही हो बसपा के साथ गठजोड़ करने का, कि आज वो हाशिए पर चली गई है कांग्रेस पार्टी के साथ। तो आज भी वहां के दोनों मेन प्लेयर हैं सपा और बसपा। ऐसे में अगर भारतीय जनता पार्टी अपनी उसी पहचान की राजनीति को अगर और वो पुख्ता करती है राजनीतिक सफलता हासिल करने के लिए, तो इस बारे में मुझे लगता है कि जनता के सामने यही मैसेज जाएगा कि ये फिर दोबारा जो है अपने फायदे के लिए राग अलाप रहा है। आज मुझे यही लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अभी एक तरह से कंफ्यूजन की स्थिति में है कि वह क्या वो हिंदूवादी अपना चेहरा ही रखे या एक गुड गवर्नेंस का एक वह उदार चेहरा जिसके बल पर वो देश में कांग्रेस का विकल्प बनती आ रही है। यहाँ मॉडल को लेकर भी आपस में कहीं ना कहीं बात खड़ी होती है, क्योंकि एक तरफ बात हम करते हैं नरेंद्र मोदी के मॉडल। रूप सिंह साहब जरा बताइए, समझाइए, क्या गुजरात मॉडल को राष्ट्रीय स्तर पर अब आगे लाया जाएगा कि नहीं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी, अभी मनोज जी कह रहे थे, मैं उनसे सहमत नहीं हूं। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी हिंदू वोटर्स के लिए काम करती है या किसी के खिलाफ है, ऐसा नहीं है। मैं इसका पुरजोर खंडन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा देश के लिए काम करती है और राष्ट्रवाद के लिए काम करती है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अटल जी ने पूरे देश को सड़कों से जोड़ने की योजना बनाई, क्या उसमें गांव देख के किए थे कि ये मुस्लिम गांव है, इसको लाभ नहीं पहुंचना चाहिए? एक एक गांव नहीं सर, क्या मेरी बात पूरी होने दीजिए, 500 आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ा गया, जो पहले कभी नहीं हुआ। उनकी योजना थी नदियों को जोड़ने की। अगर नदियों को जोड़ दिया गया होता तो आज देश में ये जो बाढ़ और दूसरी सूखे की समस्याएं ये हल हो गई होती। जिस तरह से उन्होंने चिकित्सा और शिक्षा के क्षेत्र में काम किए, डॉक्टर मुरलीधर जोशी जी ने जो आमूल चूल परिवर्तन किए शिक्षा के क्षेत्र में, वो सबके सामने है। वो सब वर्गों के लिए काम किया। दूसरे दल हैं जो केवल जाति या धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। भारतीय जनता पार्टी देश के सभी नागरिकों को समान समझती है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे ईसाई हो। यूपी के अंदर वरुण गांधी की बात जो बयान था, तो सब खैर चलिए वो एक अलग वरुण जी का अलग मामला। दूसरा अभी आप क्या गुजरात का मॉडल आप मानते हैं कि अटल जी के मॉडल को? मेरी बात सुनिए, मैं मनोज जी की बात का जवाब दूं। उन्होंने जो आरोप लगाया कि हम मायावती जी के साथ हमारा था। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र उत्तर प्रदेश में ऐसी पार्टी थी जिसने मांग की थी कि मायावती जी के घोटालों का भ्रष्टाचार किया था। हमारे किरीट सोमैया जी राष्ट्रीय सचिव थे, उनके नेतृत्व में गडकरी जी ने कमेटी बनाई थी और पूरे कई हजार करोड़ के भ्रष्टाचार के जो उनके मामले थे उनको लोकायुक्त को दिया, अलग अलग मंचों पर लेके गए, सीबीआई को ज्ञापन दिया, प्रधानमंत्री जी को दिया, राज्यपाल जी को दिया और मांग की मायावती जी के खिलाफ जांच हो। और उसी का परिणाम है कि मायावती जी के दर्जनों मंत्री आज जेल में पड़े। भारतीय जनता पार्टी का प्रयास था। ठीक है, पर क्या गुजरात मॉडल को प्रमोट किया जाएगा कि नहीं? हम विकास के मॉडल को प्रमोट करेंगे और गुजरात का मॉडल तो एक अच्छा मॉडल नहीं है। हम तो मध्य प्रदेश के मॉडल को प्रमोट करेंगे। हम खाद्य मामले में जो गरीबों को खाद्यान्न वितरण किया गया छत्तीसगढ़ में, वो भी हमारा किसान, हमारे पास तो उपलब्धियों का भंडार है। हमारे पास देखिए मध्य प्रदेश की, गुजरात की, छत्तीसगढ़ की उपलब्धियों का भंडार है। हम कुछ भी, हम गोवा के मॉडल को कर सकते हैं कि जहां सबसे सस्ता पेट्रोल और डीजल बिक रहा है। हमारे पास तो उपलब्धियां बहुत। छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ पर लेना है। ब्रेक के बाद हमारे साथ कांग्रेस के नेता शकील अंसारी साहब भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे, चल लौट रहे हैं। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय, बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना।
क्यों नहीं मिला? बेटा, ये अवार्ड आपके पापा को भी मिलेगा, क्योंकि अब सरकार लाई है वॉलंटरी कंप्लायंस एनकरेजमेंट स्कीम 2013। इस योजना के तहत नॉन फाइलर, स्टॉप फाइलर और त्रुटिपूर्ण सेवा कर रिटर्न फाइल करने वाले 1 अक्टूबर 2007 से 31 दिसंबर 2012 तक के डी सेवा कर की सत्य घोषणा करके ब्याज, जुर्माना और अन्य कार्यवाहियों से छूट पा सकते हैं। और हाँ, ये भुगतान 2 किस्तों में भी किया जा सकता है। सेवा कर अदा करें, खुद पर गर्व करें। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला एपीडीवी इंजन जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। सूखा खाना, राशन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, दवाइयाँ, और ये टॉर्च कहाँ गई? तू तो ऐसे तैयारी कर रही है जैसे मैके जाना हो। और जब बाढ़ या तूफान के वक्त घर छोड़ने की नौबत आई तो क्या होगा? ये है जरूरी कागजात, मैंने भी पूरी तैयारी कर ली है। किसी भी आपदा के लिए रोजमर्रा की जरूरत का सामान तैयार रखें, जैसे सूखा खाना, कपड़े, पीने का साफ पानी, जरूरी दवाइयाँ और जरूरी कागजात। किसी भी आपदा के समय अपनी तैयारी ही काम आती है। पहले से तैयारी में है समझदारी। आपके हित में तत्पर एनडीएमए। स्वागत है आप सभी का ब्रेक के बाद। हम लगातार बात कर रहे हैं टीम मोदी की, और टीम मोदी के बाद में किस तरह से चुनौती कांग्रेस के सामने भी रहती है। हालांकि कांग्रेस इसको ज्यादा चुनौती मानती नहीं है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ शकील अंसारी साहब जुड़ चुके हैं। शकील साहब, सबसे बड़ी चीज तो ये 1989 से आप लोग सत्ता से बाहर है, आप लोग क्या एकजुट है पूरी तरह से? बीजेपी की तो छोड़िए, आप अपनी बताइए, क्या स्थिति आपकी है यूपी में? जहां तक यूपी का ताल्लुक है, बीजेपी की बात तो कौन से यूनिटी की बात कर रहे हैं हमें सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम जरा कनेक्शन देख के आपको वापस फिर से जोड़ेंगे। जी सर, बोलिए एक बार प्लीज। जी सर, आप बोलिए, शायद आवाज आ रही है भाई। जी जी, बोलिए बोलिए बोलिए, अपनी बात रखिए शुरुआत से। मैं ये कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो कांग्रेस पार्टी है जी, राहुल जी के नेतृत्व में हम अपने संगठनों को मजबूत कर रहे हैं। इस देश के अंदर एक बार कम्युनलिज्म की ऐसी लहर बनाई गई और दूसरी तरफ कास्टिज्म की पॉलिटिक्स हुई जी। धर्म और जात की राजनीति में कांग्रेस चूंकि इन दोनों चीजों पर भरोसा नहीं करती है जी, इसलिए एक आंधी दोनों धड़ी चली थी जिससे कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई। निश्चित रूप से इसको मानने में हमें कोई इनकार नहीं है। अब हम एक संगठन, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य होता है जनता की सेवा करना, डेवलपमेंट पॉलिसी होती है, तो यूपीए 1 और यूपीए 2 की जो मॉडल है, जो डेवलपमेंट का इशू है, उन इश्यूज के बुनियाद पर हम उत्तर प्रदेश में या सारे देश के अंदर अपनी राजनीति जनता के हित के लिए हम करना चाहते हैं। उनको हम जनता को बताना चाहते हैं कि जिस तरह से मनरेगा जैसे जन कल्याण योजना की गई, इसमें हमने कहीं नहीं देखा कि राज्य सरकारें किसकी है, उनको हमने सहायता दी जिसकी वजह से बहुत सारी पब्लिसिटी उन राज्य सरकारों को भी मिली। राइट टू इंफॉर्मेशन जैसी योजनाएं जो की गई, जिसके बुनियाद पर आज हमारी डेमोक्रेसी एक मजबूत और स्थापित हो रही है। इसी तरह से फूड सिक्योरिटी बिल को लाया गया है जो और किसानों के कर्ज माफ किए गए। तो ये हमारे पास जो भी प्रोग्राम है वो डेवलपमेंट ओरिएंटेड है। अभी हम एक भाई की बात सुन रहे थे, कौन है नाम तो नहीं जान पाए, कि वो गुजरात मॉडल और शिवराज सिंह मॉडल की बात कर रहे हैं। अरे गुजरात के पास तो सिर्फ एक मॉडल है, देश में नफरत फैलाने वाला मॉडल है, और गुजरात का मॉडल हेक्टरबाजी का मॉडल है। गुजरात का मॉडल गाड़ी लेकर राजनीति करना चाहते हैं। आप बताइए ना, आपके पास कौन सा विकास का मॉडल? जिस यूपीए सेकेंड के आप विकास की बात कर रहे हैं वो केवल भ्रष्टाचार और घोटालों और देश को शर्मसार कर देने वाला वो है। मैं आपकी हिम्मत को दाद देता हूं शकील साहब कि आप इतनी हिम्मत है आपके अंदर कि आप भ्रष्टाचार को उपलब्धियां बता रहे हैं अपनी। पूरा देश आपके ऊपर धिक्कार रहा है कि आपकी सरकार ने कितने घोटाले किए, लाखों करोड़ के घोटाले किए, और आप लोगों को जरा भी शर्म नहीं आती कि आप उसे उपलब्धि बता रहे हैं। मैं साहब आपको प्रणाम करता हूं, आपके साहस को, बहुत साहसी व्यक्ति हैं आप। चलिए, अरे आपको ऐसा है कि यही मॉडल की तो बात कर रहे हैं जिसमें कोई भी
जज्बा नहीं है किसी के सुनने का, सिर्फ जबरदस्ती हिटलरबाजी शक्तियां यही है। वो तो आप करते हैं, हम नहीं करते कि हमारे बीच में ही ये आप बात सुन रहे थे। नहीं, इसीलिए इंसान को कुत्ते के बच्चे के बराबर आप समझते हैं। सुनिए श्रीमान जी, बहुत अच्छा मॉडल है ना, ये समझ आ रहा है, इंसान को कुत्ते के बच्चे के बराबर समझा रहे हैं। सुनिए, और आपको सहज नहीं है ना, सुनने की शक्ति नहीं है। आप कहिए, मैं जवाब दूंगा। शक्तियां कंप्लीट कर लें सर, एक बार नहीं, आप पूरी जवाब दीजिए, पहले बात तो सुनते नहीं है ना। आप अपनी बात पूरी मैं करिए। ये कह रहा हूं, गुजरात का मैं कर रहा हूं ना, आप करने तो दें। गुजरात का मॉडल नफरत फैलाने वाला है, गुजरात का मॉडल इस देश को तोड़ने वाला है, गुजरात का मॉडल ये डेवलपमेंट का जो मॉडल बता रहे हैं उसमें कुछ नहीं, सौराष्ट्र में पानी नहीं है, ये गलत आंकड़ों के बुनियाद पर यह मॉडल बनाया गया है। और गुजरात का ही मॉडल है कि अभी इन्होंने कहा कि डेवलपमेंट इलेक्शन होगा, लेकिन उन्होंने कम्युनलिज्म को इलेक्शन का इशू बनाया। और जिस तरह से अभी सेकुलरिज्म को बुर्का के अंदर डाला और इंसानों को कुत्ते के बच्चे के बराबर बनाया, यही मॉडल तो है। इसके अलावा कोई मॉडल थोड़ा ही है इनके पास। अब जोर जोर से जो बोल ले, इनके पास बोलने की ताकत तो है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। शकील जब सुनिए, जवाब सुनिए। कांग्रेस पार्टी डेवलपमेंट के एक मिनट, कांग्रेस पार्टी अपने डेवलपमेंट के मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। चलिए सर। शकील साहब, आप लोगों ने फैशन बना लिया है भारतीय जनता पार्टी को और मोदी जी को गाली देने का। उन्होंने उदाहरण दिया था करके कुत्ते का बच्चा भी दुर्घटना में मर जाए उसका दुख होता है, और ये भारतीय संस्कृति है। हम यहाँ गाय की भी पूजा करते हैं, हम यहाँ पशु को भी मानते हैं। हम तो एक स्वामी नामदेव जी का आपको उदाहरण याद होगा, बहुत बड़े संत थे, खाना बना रहे थे, एक कुत्ता आया, उसमें से एक रोटी उठा के भाग लिया। वो उसके पीछे दौड़ रही है कि प्रभु जरा घी तो लगवाते जाइए, सूखी रोटी आप खाएंगे कैसे। हम तो कण कण में भगवान मानते हैं, हम कुत्ते में भी भगवान मानते हैं, हम पेड़ में भी मानते हैं, हम गाय में मानते हैं, हम हाथी को मानते हैं, और हमारे मॉडल की बात हमारे यहाँ सबकी पूजा होती है। हमारे यहाँ कोई वो नहीं, हमारे पशु को भी वही दर्जा है, पशु के मरने से गुजरता है। रुकिए, मैं किसान का बेटा हूं, हमारे यहाँ अगर भैंस का बच्चा भी मरता है, बैल मरता है, सबका दुख होता है, उसको परिवार का सदस्य माना जाता है। ये हमारी संस्कृति है, भारतीय संस्कृति है। इसलिए हजारों इंसान के मरने के बाद आप पूरा भाषण सुनिए, कर रहे हैं कुत्तों। उन्होंने कहा, उन्होंने बिल्कुल ये नहीं कहा था, ये तो आपकी कुंठित मानसिकता बोल रही है, ये आपकी स्थापित कर दिया, आपकी पार्टी कुंठा बोल रही है, क्योंकि आप कुंठित हैं। आप लोग मोदी जी को देख के लगातार जो उनका जनाधार बढ़ रहा है, ये तो आप कुंठा व्यक्त हो किस तरह की बातें करें। उनका पूरा भाषण सुनिए, उन्होंने क्या कहा था, और भाषण सुन के आरोप लगाई। उन्होंने साफ साफ कहा, मनुष्य तो छोड़िए, मनुष्य का तो बेहद दुख होता है, इस देश में उसका भी दुख होता है। पूरे डिबेट करते रहे, आप नया भाषण की परिभाषा मत कीजिए। उन्होंने कहा सड़क देश में, मैं आपके वीडियो आप सुनिए, नहीं सुनिए ना, आप भाषण मत सुनिए, सड़क दुर्घटना में अगर ठीक है, चलिए हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि यूपी के अंदर किस तरह से चीजों को आगे चलाया जाएगा। आप लोगों ने नफरत फैलाने का कैंडल खोल दिया है कि नफरत फैलाइए, आप समाज को बांट रहे हैं, और आप धर्म के नाम पे नफरत फैला रहे, और आप चाहते हैं कि, और आपको सब लोग समझ चुके हैं, उत्तर प्रदेश में बार बार जवाब मिला है, आपको जवाब मिला, आपके राहुल जी को जवाब मिला, 2007 में मिला, 2009 में मिला, और 12 में मिल जाएगा। परिणाम देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में कहां रह जाएंगे आप। और कर्नाटक में कहां बना, कर्नाटक में आपको जो जवाब अब आ जाइए ना लोकसभा में, वो हमारी अपनी घर की फूट थी, हम उसको स्वीकार करते हैं, हमने आपस में लड़के हमने किया, हम उसको स्वीकार करते हैं। जी सर, मैं आपके पास आऊंगा, मनोज जी को बताना चाहता हूं। सर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ पे, अब आपको क्या लग रहा है ये स्थिति आ रही है, क्योंकि दोनों पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं ये मुसीबत, क्योंकि कांग्रेस से कहती है कि वो विचारधारा की बात करती है, किसी इंडिविजुअल की बात वो नहीं करती है। यहां पर विचारधारा बनाम किसी व्यक्ति की बात भी हमेशा हो, व्यक्ति विशेष की हम बात, चाहे वो कोई भी हो। पर आपको क्या लगता है कि बीजेपी अब कांग्रेस की जगह राज्य सरकारों पर ज्यादा हमला बोलेगी डायरेक्टली? अब बीजेपी को भी बचना चाहिए डायरेक्टली वार करते हुए, कैसी स्थिति दिखती है, क्योंकि एनडीए की बात भी आने वाले दिनों में आएगी आगे। देखिए, मोदी के बयानों के बाद जो कांग्रेस पार्टी में जो कुछ उनके 2-3 नेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो 2-3 नेता हैं, उनमें जो आरोप प्रत्यारोप होता है, हम ये नहीं कह सकते कि कोई इसमें एक पार्टी जो है वो बिल्कुल एक्सपोज हो रही है, इसमें दोनों पार्टियां एक्सपोज होती हैं। जी देखिए, नरेंद्र मोदी का अगर सांप्रदायिकता से संबंधित या इस देश में अल्पसंख्यकवाद या बहुसंख्यकवाद, सेकुलरवाद और तुष्टीकरण और ये तमाम मुद्दों पर ये नहीं कह सकते कि कोई एक पार्टी जो है दोषी है। हर पार्टियां अपने अपने हिसाब से दोषी हैं, क्योंकि इस देश में पहचान की राजनीति को जो है वैलिडिटी मिली हुई है संविधान से। कांग्रेस पार्टी क्या इस देश के सांप्रदायिक बंटवारे के लिए दोषी नहीं है?
कांग्रेस पार्टी क्या एक वोट बैंक कल्चर के लिए दोषी नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को ये मौका मिला संविधान के तहत ही कि वह एक बहुसंख्यकवाद की राजनीति करती है। रह गए बयानों की बात, तो एक तरफ नरेंद्र मोदी ने अगर कांग्रेस पार्टी को एक्सपोज किया कम्युनलिज्म के मुद्दे के जरिए, तो दूसरी तरफ उन्हीं के नेता ने जो माकन है, उन्होंने खेल के मामले में नरेंद्र मोदी को अच्छी तरीके से एक्सपोज किया। लेकिन जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर जो है जब निष्पक्ष रूप से बहस होगी तो दोनों पार्टियां कटघरे में खड़ी होंगी। सर, मैं उत्तर प्रदेश की अगर बात करूं, अगर हम यूपी की बात करते हैं तो हमेशा ये कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी के जरिए ही तय होता है, और यूपी एक बहुत बड़ी जगह है जहां फतेह करना बहुत जरूरी दोनों पार्टियों के लिए। आप कहां स्टैंडिंग देखते हैं अभी कांग्रेस की अगर हम बात करें और बीजेपी की बात करें, तुलनात्मक अध्ययन अगर आप करें दोनों पार्टियों में, तो किसका पलड़ा फिलहाल आपको भारी थोड़ा दिखता है? जमीनी नेताओं और जो संगठन जिसकी बात शकील साहब भी कर रहे थे और रूप चौधरी जी भी कर रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में अभी जो वहां की जो राजनीति है वह एक गुड गवर्नेंस और पॉजिटिव इशू पर अभी तक सेंटर्ड नहीं हो पाई है। आज भी वहां पर जो जाति और धर्म की राजनीति हुई, और हालांकि ये नहीं कि इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस पार्टी विगत में यूपी में केवल जो है विकास की राजनीति करती आ रही थी, वह भी धर्म और जाति की राजनीति कर रही थी, लेकिन उस समय उनके पास राजनीतिक प्रतियोगी नहीं थे। आज जो है उनके पास जातीय फैक्टर के रूप में मंडलवाद और कमंडलवाद के बाद से जो है, और फिर बाद में दलितवाद के उत्थान के बाद से ऐसे ऐसे पॉलिटिकल प्लेयर आ गए जहां पर कांग्रेस अप्रासंगिक हो गई उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में। लेकिन वहां अगर प्योर कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स यदि होती है और भारत सरकार के अगर चुनाव को लेकर के उत्तर प्रदेश की जनता का अगर कोई राय बनता है, तो निश्चित रूप से वो रीजनल पार्टी के बजाय जो है वो राष्ट्रीय पार्टियों में एक तरह से कड़ी प्रतियोगिता लेंगे। लेकिन इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी भी पहले राम मंदिर के बहाने एक्सपोज हुई है, और कांग्रेस पार्टी को जो है अभी वो नई जमीन नहीं प्राप्त हो पा रही है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी पर भी परिवारवाद के दाग हैं। तो ऐसे में अगला लोकसभा चुनाव जो है उसमें उत्तर प्रदेश आज भी जो है वो सवालिया निशान के दायरे में है। तो अभी दोनों पार्टियों को कहीं आप स्टैंड करते देखते हैं? कहीं लगता है आपको? मुझे लगता है कि अभी भी स्थिति कमजोर है, दोनों की स्थिति कमजोर है। लेकिन यह है कि जो एक संघवाद जो है, जो यूपीए और एनडीए दोनों गठबंधन का एक बड़ा हिस्सा है, और जिस तरीके से एनडीए के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात जैसे राज्य जो है विकास के मानकों पर उनकी चर्चा होने लगी है, अगर उस आधार पर राजनीति को आगे बढ़ाया जाए तो उत्तर प्रदेश के गवर्नेंस की भी असली समीक्षा हो सकती है। ठीक है, अग्निमा जी, मुझे जरा एक बात बताइए, यहां पर हम बात कर रहे हैं बीजेपी लगातार ये बात करती है कि अब जो लगातार बयान आए उन पर हम डिस्कशन नहीं करें, पर महंगाई, भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों के ऊपर क्या माहौल खड़ा करने में कामयाब हो पा रही है बीजेपी? क्या इस ओर भी ध्यान जा रहा है बीजेपी का कि नहीं? आपको लगता है कि सिर्फ एक बयानबाजी जो एक तरफ चल रही है, या उसी एक वन वे ट्रैफिक वाला काम है? सिद्धार्थ, आज ही मेरी एक बीजेपी के बहुत वरिष्ठ नेता से बात हुई, उनका ये कहना था, भले अभी डिफेंड कर रहे हो, यशवंत सिन्हा भी ये बात हाँ नहीं, अभी डिफेंड भले कर रहे हैं रूप चौधरी जी की कुत्ते वाला, ये पार्टी का अंदर से ये माने, शायद मोदी जी को भी इससे अवगत कराया गया है कि ये इस तरह के बयान शायद अवॉइड करे जा सकते हैं। कम से कम कुत्ते वाला जो बयान था वो अवॉइड किया जा सकता था। तो ये पार्टी इस चीज को समझ रही है कि अगर भविष्य में इस तरह के बयान आते रहेंगे तो जो मूल मुद्दा है विकास का और सुशासन का, जो बीजेपी अपना कहती है, और उससे ज्यादा कांग्रेस पे की जो विफलताएं हैं सरकार की यूपीए 2 की, उसका फोकस भटक जाएगा। तो ये पार्टी निश्चित तौर से इस चीज को समझ रही है। और जहां तक हम यूपी की बात करते हैं, तो यूपी की बीजेपी जैसे ये हो रहा था कि अगर मोदी को क्यों आगे किया, सवाल ये आता है मोदी को क्यों आगे किया। अगर मोदी को आगे नहीं करते तो पार्टी की स्थिति जो देखी जाती कि कोई नेतृत्व ऐसा नहीं था। अडवाणी जी थे, राजनाथ जी थे, सुषमा थे, अरुण जेटली, अगर हम ऊपर की बात करते हैं 5-6 नेताओं में, और मुरली मनोहर जोशी, मुझे नहीं लगता इनके किसी नाम पे पार्टी का कैडर उत्साहित होता, चाहे संघ का हो या बीजेपी का। तो मोदी एक उनकी जरूरत है, तो मोदी को जरूरत के मुताबिक आगे किया है। तो और मैम, यूपी की हम बात कर रहे हैं, हम देख रहे हैं लगातार जैसे कि नरेंद्र मोदी आ रहे हैं या फिर भले अमित शाह हो, मीडिया से के थ्रू एक मैसेज जा रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हलचल में दिख रहे हैं। पर क्या ऐसी हलचल कांग्रेस में आपको दिख रही है अभी तैयारियों को लेकर के जमीनी तौर पर कि नहीं? अग्निमा जी। कांग्रेस की हलचल देखिए, नहीं बनाए उन्होंने, प्रभारीज बनाए हैं, बुंदेलखंड एरिया के लिए भी प्रभार दिए हैं, राहुल गांधी अपने स्तर पे चीजें कर रहे हैं। लेकिन बात वही आती है कि वहां कांग्रेस की ऑलरेडी लोकसभा का जो पिछला इलेक्शन था 22 सीटें आई थी, वहां पे अच्छा प्रदर्शन रहा था पिछली बार कांग्रेस का। लेकिन अब कांग्रेस के लिए मुश्किल है वहां पे, क्योंकि किस तरीके से, क्योंकि जो सेंट्रल गवर्नमेंट की, जैसे कि कह रहे हैं मनोहर जी की जो विफलताएं हैं वो भी कांग्रेस को थोड़ी भारी पड़ेंगी। यही कारण है कि जो कांग्रेस है
ये राजनीति कर रही है मुसलमान के सारे वोट मिल जाएं। अगर वो बंटते हैं मुसलमान के वोट कहीं ना कहीं, या बीएसपी में जाते हैं और थोड़ा मुलायम सिंह और कांग्रेस का ये कहना कि मोदी तो हमारे लिए कुछ है ही नहीं, क्या ये सिर्फ बोलने भर वाली बात है? तैयारियां तो चली रही होंगी ना मोदी को लेकर के, दरकिनार कैसे किया जाए बात को? कि नहीं, आप भी लगता है मोदी की तैयारी तो ये दिख रही है कि राहुल गांधी अब प्रोजेक्ट नहीं किए जाएंगे। चलिए शकील साहब बता दीजिए जरा, क्या तैयारी है? क्या मोदी बिल्कुल भी चुनौती है ही नहीं आपके लिए? कुछ है ही नहीं कि अगर टीम मोदी भी कोई भी होता है, भाजपा के अंदर कोई निर्णय लिया जाता है, क्या उसके ऊपर बिल्कुल भी आप लोगों को लगता है ध्यान देना ही नहीं, आप अपने बस अपना काम कर रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि ये चुनाव जो है अभी कोलेशन एरा हम कहते हैं इस देश के अंदर जो अभी चल रहा है, और हम गठबंधनों के बुनियाद पर चुनाव लड़ते हैं, चाहे एनडीए हो या यूपीए हो। तो कोई दूसरी एक गठबंधन का बड़े घटक दल का जो लीडर है जिसको निर्धारित किया जाए, वो अभी तो नकाब पहने हुआ है। अभी ना उनके पास स्थिति है मोदी को सीधी डिक्लेयर कर देने की और ना डिक्लेयर करने की, दोनों परिस्थितियों में। लेकिन डिबेट इस देश में चल रहा है। तो पीछे ये आपकी भी तो है, आपकी भी है। नहीं, राहुल को कह दिया कि वो पीएम कैंडिडेट नहीं। आप हमसे भी जो हमसे भी आप पूछ लीजिएगा, हम जवाब देंगे, लेकिन मेरी बात एक पूरी हो जाए। तो ये मैं ये नहीं कह रहा है मोदी के लिए संघर्ष हो रहा है, और हमारे यहाँ कोई संघर्ष नहीं है। पूरी पार्टी चाहती है कि राहुल गांधी जी नेतृत्व करें, नेतृत्व संगठन का कर रहे हैं। प्रधानमंत्री 14 तक के लिए हमारे पास मौजूद है। आने वाले वक्त में हम अपना उम्मीदवार कांग्रेस ने ना पहले कभी घोषित किया है, ना भी घोषित करेगी। जो चुनाव है वो आप देख सकते हैं। लेकिन मोदी जी की को हम ये भी नहीं कहते कि हम उसको बहुत नोटिस नहीं ले रहे हैं। जैसे उनकी तैयारी, हमने तैयारी अपना कर रहे हैं। हमने एआईसीसी को, ऑल इंडिया कांग्रेस को रिशफल करके नई नौजवानों को नए तरह से जिम्मेदारी दिया है। मधुसूदन मिस्त्री जी को उत्तर प्रदेश का चार्ज दिया गया है, और 10 खंडों में बांटा गया है कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में। सब जगह नए नए प्रभारी बनाए गए। इसलिए मैं इस बात पर ध्यान दे रहा हूं कि संगठन की जो ताकत हो जाए, तो यूपीए सरकार की या कांग्रेस की जो उपलब्धियां हैं उनको हम जमीन तक पहुंचाएंगे। निश्चित रूप से हमारी उपलब्धियों के बुनियाद पर जनता फिर वोट देगी। लेकिन अब जहां तक नरेंद्र मोदी जी की ताल्लुक से बात करते हैं, उनके सबसे बड़े सिपाह सालार उत्तर प्रदेश के इंचार्ज बनाए गए, तो वहां गुजरात मॉडल की बात उन्होंने नहीं की। वो सीधा चले गए कि हम अयोध्या में मंदिर बनाएंगे, 356 हटाएंगे, फला क्या करेंगे, चिला करेंगे। जो यूसी हिम्मत से बोल नहीं सकती है, अपने घोषणा पत्र में वो पार्टी डिक्लेयर नहीं करती है, वो बातें अभी की जा रही है। यानी उनका मुद्दा कोई डेवलपमेंट या मॉडल प्रोग्राम रोड मैप उनके पास नहीं है कि अगर कांग्रेस का डेवलपमेंट का फेलियर है तो हमारे पास ये रोड मैप है। वो कोई रोड मैप नहीं है। उनके पास एक ही रोड मैप है, कम्युनलिज्म का, फसल उपजाओ और उसको काटो। ठीक है, ये बड़े बुनियादी सवाल है। चौधरी साहब, जब वहां पर अमित शाह पहुंचे थे, कुछ दिन गाहे बगाहे 3-4 दिन भी नहीं हुए, उन्होंने एकदम से बयान दे दिया, और राजनाथ सिंह भी उसके ऊपर कंफर्टेबल नहीं थे बहुत उस बयान से। उन्होंने भी 3-4 बार मीडिया को पूछा कि मैं पहले देखूंगा, सुनूंगा, फिर बताऊंगा। क्या अभी से इतनी जल्दबाजी अभी से आप लोग कर रहे हैं? आपने सबक नहीं लिया पहले बार से? देखिए, हमारी पार्टी अनेक बार कह चुकी है कि राम मंदिर का मुद्दा हमारे लिए है, वो एक सामाजिक विषय है, तो राष्ट्रीय अस्मिता से जुड़ा हुआ है। तो कैसे ना माने कि आप हिंदू वोट भगवान राम जिस तरह से मेरे पूर्वज रहे हैं, उसी तरह से अंसारी साहब के भी पूर्वज होंगे। अगर ये 30-40 पीढ़ियां पहले जाएंगे तो सबके आराध्य रहे, उसमें कोई हम साफ साफ कह चुके हैं कि मामला एक कोर्ट में विचाराधीन है। अदालत ही इसका फैसला करेगी, उसके साथ निर्णय लेंगे, या फिर हम सहमति से सभी दलों की राय लेके, हमारी पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व बार बार कह चुका है। तो इसको जबरदस्ती मुद्दा बनाना, कोई ये जबरदस्ती आरोप लगाने के लिए बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं। अमित शाह जी का आपने पूरा ये नहीं कहा था, अमित शाह ने ये नहीं कहा था। अंसारी साहब बोलने दीजिए, आप देखिए, मैंने आपको भी सुने, आप बताइए। उन्होंने साथ में ये भी उन्होंने कहा था कि मैं प्रार्थना कर रहा हूं, भगवान राम से शक्ति मांगता हूं कि मैं कांग्रेस विहीन भारत करूं। उन्होंने ये भी वहां प्रार्थना की। तो ये प्रार्थना करना तो कोई बुरी बात नहीं। ये भी कहा उन्होंने, ये राम मंदिर बने, हम चाहते हैं, यही तो बात हो रही है, चाहते हैं, पर पूरी पार्टी ने कहा कि हम चाहते हैं सर्वसम्मति से बने, या कोर्ट जो निर्णय करे उससे बने। ये हमारी पार्टी बार बार कह चुकी है। इसको बार बार कहना और इस तरह से क्या स्ट्रेटेजी दिखती है इसके पीछे? देखिए, स्ट्रेटेजी ऐसे ही बात हो रही है। देखिए, स्ट्रेटेजी बिल्कुल स्पष्ट है कि अमित शाह कौन से फेस है, नरेंद्र मोदी के फेस हैं। ये बात अलग है कि आडवाणी जी कहते हैं कि मैंने भी उनके लिए सिफारिश की थी। अमित शाह मीडिया में यही जाने जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के फेस हैं, और यदि उत्तर प्रदेश जाते हैं वो,
तो अगर वो अयोध्या नहीं जाते हैं तो उनका जो बीजेपी का जो सिंबोलिज्म है पॉलिटिक्स का, और जो बीजेपी का जो यूपी में पॉलिटिक्स का जो इतिहास रहा है, तो उसके साथ भी वो न्याय नहीं करते। अब सवाल यह है कि अगर यही रंग ढंग रीति नीति है तो अगला कौन होता है उनको बताने वाला, समझाने वाला। तो अमित शाह वहां गए थे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा पोस्चरिंग करके भी भारतीय जनता पार्टी ज्यादा फायदा नहीं प्राप्त कर सकती। अटल बिहारी वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी के उदारवादी चेहरे थे और उत्तर प्रदेश का ब्राह्मण भी उन्हें अपना नेता मानता था। वाराणसी के एक मीटिंग में जो वाजपेयी कभी जो है उकसाऊं और भड़काऊं बात नहीं बोलते थे, उन्होंने भी राम मंदिर को लेकर के जो है एक बड़ा ही उकसाऊं बयान दिया कि हम मंदिर बना के ही रहेंगे और कुछ तालियां बटोर ली। वो वाजपेयी जिनकी जो उनकी जो पहचान उस तरीके की नहीं थी। तो भारतीय जनता पार्टी तमाम कामों के अलावा बीच में एक एक बार वो राग जरूर अलापेगी राम मंदिर का। यहाँ पर भी पार्टी में दो भाड़ है। तो हो सकता है उसे कुछ वोटों का फायदा हो जाए, लेकिन मैं ये कहूंगा कि जो लखनऊ बेंच ने जब राम मंदिर को लेकर के इतना बढ़िया फैसला दिया, जिसका कि एक जज जो है एक मुस्लिम था, और उसको जिस तरीके से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने भी उस पर जश्न मनाने का काम नहीं किया, और उन्होंने एक फीलर दिया कि सब लोग मिलकर के जो है इसको हम लोग हल कर लेंगे, तो उस दिशा में तमाम पार्टियां और तमाम पक्ष आगे क्यों नहीं बढ़े। और मुझे यह लगता है कि अगर यह मुद्दा जीवित रहता है तो इसके लिए सारी पार्टियां और सारे पक्ष दोषी हैं, इसको लेकर भी कंफ्यूजन करना चाहते हैं। इसको लेकर भी बीजेपी में कंफ्यूजन है, आपको लगता है अभी भी? नहीं, मुझे उस समय का बयान से तो नहीं लगा कि कंफ्यूजन था, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को तो उस समय यह लग रहा था कि कहीं कोर्ट हमारे खिलाफ फैसला न दे। लेकिन कोर्ट का जो फैसला आया वो उनके लिए भी खुशी की बात थी और तमाम अन्य गुटों के लिए भी खुशी की बात थी। तो उस चीजों पर आगे बात बढ़नी चाहिए। देखिए, अगर इसमें हम अमित शाह के बयान की बात करते हैं तो मैं यहाँ उसको उनके कोई जस्टिफाई नहीं कर रही कि मंदिर के बीजेपी के आप किसी भी नेता के सामने अगर माइक लगा देंगे और पूछेंगे कि मंदिर बनना चाहिए तो ये यही कहेंगे कि हाँ मंदिर बनना चाहिए। तो उनके बयान को, हाँ अयोध्या वो विजिट करने गए उसके क्या कारण थे, लेकिन जो बयान है आप अगर राजनाथ सिंह के माइक के मुंह के सामने भी अगर माइक लगाएंगे तो ये नहीं कहेंगे कि बनना नहीं चाहिए, वो ये कहेंगे राम मंदिर बनना चाहिए। तो इतना बहुत विवाद का वो मसला नहीं है। हाँ ये जरूर है कि बीजेपी की जो सारी जो स्टेप्स उठा रही है वो अगर आपस में जुड़ते हैं कि एक हिंदुत्व हार्डकोर हिंदुत्व वाली एक चीजें वो ले रही है साथ में, तो हाँ जरूर आपस में ये चीजें जुड़ती हैं। जिस तरह से मोदी के बयान आए उनको अवॉइड करना चाहिए इस तरह के बयानों को, और जिससे कहना चाहिए कि एक और मोदी को लाए क्यों बीजेपी, क्योंकि उनका चेहरा ही थोड़ा हिंदुत्ववादी चेहरा है। तो हिंदुत्ववादी चेहरा है तो बहुत कोई अब उनको इसके लिए जद्दोजहद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप में ही हिंदुत्ववादी चेहरा है। तो पार्टी के अंदर मैं फिर वही बता रही हूँ कि सिद्धार्थ की इस चीज को लेकर थोड़ा रिजर्वेशन है कुछ लोगों में कि हमको इन मुद्दों पर बहुत बार बार इस पर बोलने की जरूरत नहीं है। क्या यूपी के अंदर भी ये लागू होगा? क्या आपको लगता है यूपी के अंदर अग्निमा जी ये जो डेवलपमेंट के नाम पर हमेशा बात नरेंद्र मोदी करते हैं कि हम डेवलपमेंट है, ये डेवलपमेंट मेरी विकास की राजनीति है, क्या यही बातें दोहराएंगे या इस बेस ये रहेगा कि नहीं कि बेस कुछ और हो जाएगा? नहीं, बेस तो क्या होने वाला है, बेस ये है कि अगर मोदी चुनाव लड़ जाते हैं यूपी से तो बेस तो मोदी हो जाएंगे फिर मतलब मोदी का जो व्यक्तित्व है उसके मोदी या मोदी नहीं, ये चुनाव होने वाला है। नरेंद्र मोदी का जो असली चेहरा है वो हिंदुत्ववादी चेहरा ही है जी। ये बात अलग है कि उन्होंने उस रिप्लेस किया उस इमेज को गुजरात के डेवलपमेंट के जरिए। चूंकि वो व्यक्तिगत रूप से ईमानदार हैं, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि उनका परिवारवाद नहीं है, नेताओं को बिगाड़ता है उनका परिवार, उनका भाई भतीजावाद। तो नरेंद्र मोदी गवर्नेंस के रूप में अपने उस छवि को रिप्लेस किया। राष्ट्रीय स्तर पर उसे यदि भुनाना चाहते हैं तो आडवाणी जी का ही कहना है कि हम फिर वाजपेयी के उस छवि को क्यों नहीं भुनाएंगे, जो 2000 साल तक भारतीय जनता पार्टी देश के इकोनॉमी के तमाम इंडिकेटर में एक बहुत बड़ी परफॉर्मर पार्टी थी। तो आज इस बात को लेकर के उनमें भी उहापोह है। और गुजरात तो एक सिर्फ स्टेट है, जैसा कि आडवाणी ने भी कहा था कि गुजरात के बारे में देश के लोग बहुत लोग नहीं जानते हैं। यूपी तो मध्य प्रदेश का भी मॉडल है, बिहार का भी मॉडल है, कई सारे। नहीं, मैं बात बता रहा हूँ कि देश के लोग तो गुजरात मॉडल से परिचित नहीं है, पूरा देश तो जानता नहीं है। देश ने अगर देखा है तो अटल मॉडल देखा हुआ है, जिसको एनडीए शासन के अंदर जब देखा गया था। तो क्या यहां पर भी एक तरह का बीच में जो है वो एक प्रतिस्पर्धा देखने को मिलेगी कि अटल मॉडल बना मोदी मॉडल, यहां पर थोड़ा वो रखना पड़ेगा? समझिए, मोदी आज के दौर के नेता बने हैं और बड़े ही एग्रेसिव नेता हैं। तमाम पार्टी के कई लोग उनकी जय जयकार कर रहे हैं और वह एक ऑटोक्रेटिक स्टाइल के नेता है जो सबको ही जानते हैं। हालांकि उनकी थोड़ी सी उनका जो स्टांस है वो पहले से नरम हुआ है निश्चित रूप से, और उनका आडवाणी के साथ संवाद बढ़ा है, ये बात अलग है।
लेकिन अगर कुल मिला जुला करके अगर विकास मॉडलों की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार और महंगाई के तमाम आरोपों को झेलते हुए भी कांग्रेस पार्टी के पास एक ऐसा मंत्रा है समावेशी विकास का कि वह समाज के तमाम तबकों को लेती है। ये बात अलग है कि वह विकास का मंत्रा कितना सफल है, चाहे नरेगा की योजना हो या आशा निराशा की पॉलिटिक्स में भी या तमाम जो स्कीमें हैं, या गठजोड़ में नींबू की तरह यूज करना और उसे फेंक देना, जो कि भारतीय जनता पार्टी अब तक अपने किसी एलाइज के साथ नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे कांग्रेस के पास कुछ ऐसे अस्त्र हैं जिसका विकल्प भारतीय जनता पार्टी को बताना होगा। क्या ये अस्त्र ही बहुत बड़ा फर्क साबित होगा? ये फर्क साबित होगा। ये आप बिल्कुल जो है अगर वो बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट तरीके से जो है आप सत्ता हासिल नहीं कर सकते। कांग्रेस का रिप्लेसमेंट करना है तो आपको कई मोर्चे पर उनके खिलाफ जो है कॉम्पिटिटिव रणनीति अख्तियार करनी होगी। कॉम्पिटिटिव शकील साहब, ये बात यूपी के अंदर की हम लगातार कर रहे हैं और आपने कहा कि भी अब एकजुटता आ रही है, सब अच्छा कर रहे हैं, सब उस चीज से कर रहे हैं, पर आप भी अब बहुत सोच समझ के कदम उठाएंगे अपने आगे साथियों को चुनने के अंदर। क्या आपको लगता है जैसे जेडीयू को लेकर के प्रधानमंत्री जी ने उन्हें सेक्युलर बता दिया, अब ये और डायरेक्टली आपने पूरे जो बात हुई इस्तीफा तक नहीं मांगा, अभी बिहार के अंदर जो कांड हुआ उसके अंदर डायरेक्टली जाकर के आपके पार्टी ने, तो क्या ये भी आप देख रहे हैं इसके अंदर संभावनाएं और तलाश रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि हम यूपी पर डिबेट कर रहे हैं। यूपी के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया जी। और इलेक्शन की कैंपेन की जो है, अभी पार्लियामेंट का चुनाव होगा, इसलिए उससे समझिए देश का हर सूबा उससे मुतासिर होता है। अलग अलग राज्यों में अलग अलग चीजें हैं। हम पूछते हैं कि ये बोलते हैं कि अटल मॉडल में या गठजोड़ की राजनीति करने में बड़ी सफलता थी, तो आज तो उनके गठजोड़ के साथी जैसे मोदी जी को आगे लाया गया टूटने शुरू हो गए। तो ये उनको कैसे आप सोच सकते हैं, जब उस गठबंधन के साथी भी उनके साथ नहीं रह पा रहे हैं तो देश में बहुत बड़ा कोई कर्तव्य दिखा पाएंगे? ये निश्चित रूप से सर आपके साथ भी कोई लंबा तो टिकानी टीएमसी भी आपके साथ नहीं रह पाई ना, आपने भी वक्त पर आपके साथ आपके साथी आपको छोड़ते गए। नहीं, हमारे साथी भी छोड़े, लेकिन हमने अभी यूपीए का जो मेरा मूल्य रूप से जो गठबंधन है, वो गठबंधन का बेस जो है वो बेस है सेकुलरिज्म, और ये बेस देश हित के लिए है, देश को आगे बढ़ाने के लिए है। और उस बुनियाद पर बहुत सारी ताकतें जो हमसे अलग भी होंगी तो उनके साथ नहीं जुट सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा मंत्र है नहीं ये इस देश के लिए, और उनका जो अस्त्र है, मैंने यही कहा था, मैं यही कह रहा हूं कि वो मॉडल कुछ भी पेश करे डेवलपमेंट का, लेकिन आगे वो कुछ देर ही बढ़ पाते हैं कि वो कम्युनलिज्म का मॉडल ही लाते हैं। उनके पास वही एक मॉडल है जिस मॉडल की वो बात करते हैं, जिसकी वजह से फिर उनको कहीं से आप गठजोड़ के लिए पार्टनर खोजिएगा तो शायद बहुत कम मिल पाएंगे। इसलिए हम समझते हैं कि मॉडल जो उनके पास जो भी है वो सक्सेसफुली 14 के चुनाव में फेल हो जाएगा, कहीं जनता का समर्थन। रूप चौधरी जी जवाब दे रहे हैं आपको, मैं आपकी बात का उत्तर दे रहे हैं। मैं सिद्धार्थ जी आपके माध्यम से शकील साहब से एक सवाल करना चाहता हूं। बिल्कुल साहब। क्या वो स्वर्गीय राजीव गांधी जी को सांप्रदायिक नेता मानते हैं? उन्होंने अपने प्रधानमंत्री के कार्यकाल में भगवान राम के दर्शनों का जो बरसों से ताला पड़ा हुआ था उन्होंने खोला, उनकी भी आस्था थी और उन्होंने इसको आगे बढ़ाया। वो चाहते थे यहाँ मंदिर बने और सारी ये चीजें हों, सर्वसम्मति से हो, ये हो। क्या इनकी दृष्टि में, वो कांग्रेस की दृष्टि में राजीव गांधी भी सांप्रदायिक थे? नंबर एक। दूसरा सवाल ये कह रहे हैं कि गठबंधन में इनके साथ बहुत सारे दल चल रहे हैं, केवल सीबीआई के दम पर। ये कब तक मुलायम सिंह जी को, मायावती जी को, दूसरे दलों को कब तक रोक पाएंगे? सीबीआई का जितना इन्होंने दुरुपयोग किया, जितने घोटाले इन्होंने किए हैं, दूसरों पे आरोप लगाना, अपने घोटाले छुपाना, इस नीति से कांग्रेस ने ये यूपीए सरकार आप कैसे देखिए ना, हमारी अनेक दलों के नेताओं से बात हो रही है, केवल लोग इंतजार कर रहे हैं। चुनाव होने दीजिए, भारतीय जनता पार्टी को देश की नंबर 1 पार्टी बनने दीजिए। जो दल इनके साथ है इनमें से आधे से ज्यादा हमारे साथ होंगे। और जब हमारा कोई नहीं, बिल्कुल, कारण सीबीआई का डंडा लिए बैठे हैं ये लोग। सीबीआई का जिस तरह से दुरुपयोग कर रहे हैं, चारों तरफ आप देख रहे हैं कि पहले दिन सीबीआई कुछ बयान देती है, दूसरे दिन कुछ बयान देती है, और जो भी नेता इनके खिलाफ बोलता है तुरंत उसके खिलाफ सीबीआई कार्रवाई होती है। तो सीबीआई के दुरुपयोग के कारण लोग रुके हुए इनके साथ, वरना यूपीए सेकंड में कोई अपनी मर्जी से नहीं है। सर बिल्कुल, जो ढंग के लोग थे चले गए वो। सर बिल्कुल, वक्त नहीं है, संक्षेप अपनी बात। आप बीजेपी के बाद से मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि वो चुनाव में जब सबसे बड़ी पार्टी बनेंगे तो उनके साझेदार आ जाएंगे। उनको पहले से ही एक तरह से प्री डिजास्टर जो है
है एक तरह से उनको काम Proactive करना होना चाहिए। पड़ेगा। और इस हिसाब से जो है पहले तो नरेंद्र मोदी केवल अपने आप को उनको जो है उनकी एक्सेशन हो, अपने दम पे हमारी सरकार बन रही है, पार्टी कोई के दिक्कत नंबर वन नहीं। नेता बने नरेंद्र मोदी की जद्दोजहद ये थी। अब नरेंद्र मोदी का ये मॉडल बना है कि हम जो अपने हिसाब से जो अपने दुर विरोधियों को भी जो है साझेदार बनाएंगे। एनडीए सरकार बनाने में सक्षम है। अब लेकिन ये तो भविष्य बताएगा कि जिस भविष्य बताएगा, पर फिलहाल जो संकेत है कि लोग नहीं है इनके साथ में। रूप जी बिल्कुल संक्षेप में अपनी बात रखें। देखिए, एनडीए को जो जनता इस वक्त समर्थन दे रही है, हम अपने दम पे पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेंगे, ये हमें पूरा भरोसा है। जो जन समर्थन हमको मिल रहा है, सबको दिखाई दे रहा है, साफ साफ हमारी सरकार बनेगी। अगला प्रधानमंत्री एनडीए का होगा। अग्निमा जी बिल्कुल संक्षेप। सिद्धार्थ, मैं ये कह रही हूँ कि बीजेपी ने जो अपनी एकला चलो की कह लो और दो जो सदस्य हैं शिवसेना और अकाली दल, वो तो साथ रहेंगे। बीजेपी की ये स्थिति है कि एनडीए में उनके साथ अभी कौन आने को तैयार था। प्रैक्टिकली अगर हम देखें तो जेडीयू ने तो मन बना लिया था जाने का। आप मोदी आते ना आते देर सवेर जेडीयू को जाना था। तो बीजेपी की हालत अपने आप में बिल्कुल ही खराब थी। अभी अलाइस के साथ वो अपने और अभी स्थिर हो रही है, आपको लग रहा है? नहीं, अब मुझे लग रहा है कि बीजेपी अपना दांव चला है उसने मोदी के नाम पे, तो कहीं तो एक जुआ खेलना पड़ेगा ना। शकील साहब बिल्कुल संक्षेप में आप अपनी बात रख लीजिए, फिर मैं कंक्लूड करूं प्रोग्राम को। सर दो बातें रखनी है, ज्यादा नहीं। एक जो उन्होंने राजीव गांधी जी के बारे में बोला, देखिए कोर्ट का आदेश हुआ था और वहां पर मंदिर के ताले खोले गए थे। आज भी हम कांग्रेस पार्टी का स्टैंड है, कोर्ट का फैसले हो जाए उसको मान ले या दोनों पक्ष मान ले, तो इसमें कहां ये हम तो क्लियर कट है। उसमें हमारे नेता के ऊपर आरोप लगाना, इनका तो मनगढ़ंत आरोप की राजनीति, मनगढ़ंत नहीं, आंकड़े जरा पढ़िए, अध्ययन करिए। एक मिनट, अरे अब आप सुन लीजिए ना जल्दी प्लीज। दूसरी बात इन्होंने सीबीआई की कह दी। आज भी देश में कोई भी घटना होती है तो फौरन डिमांड सीबीआई का होता है। अभी भी वहां जांच के लिए बिहार में भी हो रही है, तो विपक्ष के लोग कह रहे हैं सीबीआई जांच करा लो। यानी सीबीआई की हजार परिस्थितियों के बावजूद सबसे अच्छी एजेंसी है, और हम अगर सरकार चलाने के लिए उपयोग कर रहे हैं तो क्या एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार भी सीबीआई ने चलाई थी? ये बताएं। ये आज भी तो सरकार के सत्ता, इसलिए इनकी बात एकदम ठीक है। शकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया, सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपना कीमती वक्त निकालने के लिए। ये आने वाला वक्त ही तय करेगा कि आगे किस तरह से राजनीति जाती है, क्या वोटों का ध्रुवीकरण है, कैसे क्या हिंदू वोट को यहां मोबिलाइज करने की बात है, ये वक्त तय करेगा। पर बहुत बड़ी जो कल ऐलान होने वाला है टीम मोदी का, उसमें कौन से चेहरे हैं और उन चेहरों से क्या असर हो पाता है और जमीनी तौर पर वो चेहरे कितना काम कर पाते हैं, ये तो कल पता चल जाएगा। आप देख रहे थे प्राइम मिनट। नमस्कार। आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, वो भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है।